आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मिस नसीन आपसे मुखातिब हैं। तो आइए बेटा, आज हम उर्दू की दरसी किताब हिस्सा अदब से सबक असग़री ने लड़कियों का मकतब बिठाया पढ़ेंगे। ये सबक बेटा सफ़ा नंबर 50 पर मौजूद है और इस सबक के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी हैं। आइए बेटा, सबसे पहले हम डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का तारुफ समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, डिप्टी नज़ीर अहमद की विलादत 1831 और इनकी वफ़ात 1912 में हुई। मौलाना नज़ीर अहमद हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गांव में हासिल की। दिल्ली कॉलेज से अदब, अरबी, फ़लसफ़ा और रियाजी की तालीम हासिल की। अंग्रेज़ी ज़ाती मेहनत और कोशिशों से उन्होंने पढ़ी। मुलाजमत का आगाज़ उन्होंने ज़िला गुजरात पंजाब से मुदर्रिस की हैसियत से किया। बाद में तरक्की करके वो इंस्पेक्टर मदारिस हो गए और फिर तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त हुए। इसके बाद वो रियासत हैदराबाद चले गए। वहाँ से रिटायर होने के बाद दिल्ली में आकर बाकी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में बसर की। प्यारे बच्चों, नावल निगारी की तारीख़ में डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वो उर्दू अदब के बाकायदा और पहले नावल निगार समझे जाते हैं। आप अनासिर खमसा में शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से आपको शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। आपकी तहरीरों में इस्लामी मुआशरे का पहलू नुमाया है। उन्होंने आम ज़िंदगी के मसलों को अपना नावल बनाया। ख़ासकर औरतों की तालीम, औलाद की तरबियत, अंधाधुन मगरबी तहज़ीब की पैरवी के मुज़र असरात पर बहुत तहरीर किया उन्होंने। वो मुहावरात का जा बजा इस्तेमाल करते हैं। ख़ास औरतों की ज़बान लिखने पर उन्हें अबूर हासिल है, इसलिए उन्हें औरतों का सर सैयद भी कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जो किताब लिखी थी वो मरातुल उरूस के नाम से शाया हुई। वो ही उर्दू की पहली नावल कहलाई। नज़ीर अहमद सर सैयद के रफ़ा में से थे। जो काम सर सैयद ने कौम की इस्लाह के लिए किए, वो ही काम नज़ीर अहमद ने औरतों की इस्लाह के लिए किए। प्यारे बच्चों, ये जो सबक असग़री ने लड़कियों का मकतब बिठाया है, जो हम पढ़ रहे हैं आज, ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूस से ही माखूज़ है। ये था मुसन्निफ़ का तारुफ। आइए तुलबा, अब हम इस सबक में मौजूद नए अल्फाज देखते और पढ़ते हैं ताकि आप इन अल्फाज से रोशनास हो जाएं और इनकी अदायगी में आपको कोई दुश्वारी पेश ना आए। उफ्ताद, उस्तानी गिरी, बग्घी, पालकी, तबर्रुक, तहसील, तालीफ़, हल्क़े दर्स, क़बाहत, नाला, दुरेग ना करना, दारोगा, ढंढोरा, मुख्तार कुल, शुस्ता तकरीर, बाद अज़ां, बिगाड़, तसनीफ़, लट्टू होना। ओके बेटा, ये थे नए अल्फाज। तो आइए बेटा, अब इन अल्फाज के मायनों की तरफ। उफ्ताद, दुख, मुसीबत। उस्तानी गिरी, उस्तानी बनना। बग्घी, एक ख़ास किस्म की घोड़ा गाड़ी जिसमें 4 पहिए होते हैं। पालकी, डोली, एक किस्म की सवारी जिसे 2 अफराद कांधों पर लेकर चलते हैं। तबर्रुक, बरकत के लिए तक़सीम की जाने वाली चीज़। तहसील, सूबेदार। तालीफ़, किताब के लिए मवाद जमा करना। हल्क़े दर्स, दर्स की महफ़िल। क़बाहत, ख़राबी या बुराई। नाला, नाराज़ होना। दुरेग ना करना, कोताही ना करना या कमी ना छोड़ना। दारोगा, निगरां। ढंढोरा, मनादी, ऐलान करना। मुख्तार कुल, मालिक, ओहदे का नाम। शुस्ता तकरीर, साफ़ और उम्दा गुफ्तगू। बाद अज़ां, इसके बाद। बिगाड़, ख़राबी। तसनीफ़, किताब लिखना। लट्टू होना, आशिक होना या चाहने लगना। आइए बेटा, अब इस सबक का मरकज़ी ख़याल समझते हैं कि ये सबक मुसन्निफ़ ने
किस मरकज़ी ख़याल के तहत लिखा है। बेटा इस सबक के मुसन्निफ़ शम्सुल उलमा डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी हैं। इस सबक का बुनियादी मौजू और मरकज़ बच्चियों की अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत है और तमाम वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह अपनी औलाद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का हर मुमकिन बंदोबस्त करें। खुसूसन बच्चियों की तरबियत इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि इन्हें मुस्तक़बिल की नस्ल को परवान चढ़ाने का फ़र्ज़ अदा करना है। जब माँ तालीम याफ्ता और सुघड़ होगी तो अपने घर को जन्नत और अपनी औलाद को बेहतर परवरिश के ज़रिए माशरे का बाइज़्ज़त और कामयाब फ़र्द बनाने में मददगार साबित हो सकेगी। इस सबक से बेटा हमें ये सबक मिलता है कि तालीम और तरबियत बेहतर माशरे के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। एक बेहतर तहज़ीब के मेमार पढ़े लिखे तालीम याफ्ता होते हैं। ऐसे अफराद जो कि तरबियत याफ्ता भी होते हैं एक मुकम्मल माशरे की बुनियाद रखते हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूज से माखूज़ है। बेटा नावल सादा ज़बान में ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मामूली और रोज़ाना पेश आने वाले वाक़यात को दिलचस्प अंदाज में तहरीर किया जाता है। प्लॉट, मंजर निगारी, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी इसके बुनियादी अनासिर हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक में एक अमीर ख़ानदान की कहानी है जहाँ दौलत की तो खूब रेल पेल है लेकिन तालीम और तरबियत का बहुत ज़्यादा फ़ुक़दान है। हकीम साहब के छोटे भाई फ़ताउल्लाह ख़ान एक मुद्दत तक वाली इंदौर की हुकूमत में आला ओहदे पर फाइज़ रहे। साहिब हैसियत थे। इनकी 2 बेटियां थीं, जमाल आरा और हुस्न आरा। जमाल आरा की शादी हो चुकी थी, हुस्न आरा की निस्बत अच्छे ख़ानदान में तय हो चुकी थी। बेटा इन लड़कियों की खाला शाहज़मानी बेगम उसी महल्ले में रहती थी जिसमें असगरी का मैका था। असगरी पढ़ी लिखी, काबिल और सलीक़ामंद थी। शाहज़मानी की छोटी बहन सुल्ताना अपनी बच्ची हुस्न आरा की वजह से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो बहुत बदतमीज़, ज़िद्दी, लाडली और इंतहाई फूहड़ थी। हर एक को तंग करना उसका खेल था। सुल्ताना बेगम को फ़िक्र लाहक थी कि शादी के बाद हुस्न आरा का क्या होगा। शाहज़मानी बेगम ने मशवरा दिया कि हुस्न आरा के लिए किसी अच्छी उस्तानी का इंतज़ाम कर दिया जाए। सुल्ताना बेगम ने कहा, बाजी अम्मा क्या करूं, महीनों से उस्तानी की तलाश में हूं, कहीं ना मिलती। शाहज़मानी बेगम बोली, उई बुआ, तुम्हारी भी कहावत वही है, ढंडोरा शहर में बच्चा बगल में। खुद तुम्हारे महल्ले में मौलवी मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है। सुल्ताना, मुझको आज तक इत्तला नहीं, देखो मैं आदमी भेजती हूँ। ये कहकर अपने घर की दारोगा को बुलाया कि मानी जी कोई मौलवी साहब इस महल्ले में रहते हैं। बाजी अम्मा कहती हैं इनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी हैं, देखो अगर उस्तानी गिरी की नौकरी करें तो उनको बुला लाओ। मगर बेटा असगरी ने बड़ी खुश असलूबी से सुल्ताना बेगम के घर जाने से इनकार कर दिया और हुस्न आरा को अपने घर पढ़ाने के लिए बुलाया। असगरी ने कहा कि मुकाबले में हम आपसे कम हैसियत ही सही, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ इतना ज़रूर है कि आपकी बच्ची को बिला मुआवज़ा मैं पढ़ा सकती हूँ। बिला मुआवज़ा खिदमत करके जो तस्कीन मुझे हासिल होगी वो नाकाबिले बयान है, और जो खिदमत मुआवज़ा लेकर की जाएगी मेरे नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आप अपनी बच्ची को मेरे घर भेज देंगी तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी। अगर बच्ची को तनख्वाह देकर ही आपका पढ़ाना मकसद है तो ऐसी बहुत सी उस्तानियाँ आपको महल्ले में मिल जाएंगी, मुझ नाचीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन शाहज़मानी बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों बहनें हुस्न आरा को लेकर असगरी के घर आईं। दोनों बहनों ने असगरी से कहा कि मेहरबानी करके इसको दिल से पढ़ा दीजिएगा। चलते हुए सुल्ताना बेगम असगरी को अशरफियाँ देने लगी तो फिर उस पर असगरी ने कहा, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं, भला ये क्यों कर हो सकता है कि मैं आपसे पढ़वाई लूँ। सुल्ताना ने कहा, अस्तग़फिरुल्लाह, पढ़ाई देने का हमारा क्या मुँह है, बिस्मिल्लाह की मिठाई है। असगरी ने उस पर कहा कि हाँ, शुरू में तबर्रुक के तौर पर मिठाई बांट दिया करते हैं, लिहाजा 100 अशरफी की क्या ज़रूरत है। बच्चों का मुंह मीठा करने के लिए सैरादा सिर मिठाई ही काफ़ी है। ये कहकर दयानत की तरफ इशारा किया। वो एक काब भरकर नुक्तियाँ लाई। असगरी ने खुद फातिहा पढ़कर पहले हुस्न आरा को दी और भरी काब दयानत को दी कि सब बच्चों में बांट दो। गर्ज दुनिया साजी की बातें हुआ कर शाहज़मानी बेगम चली गईं और हुस्न आरा को
اصغری کے حوالے کر گئیں۔ بیٹا ہمیں اس سبق سے یہ درس ملتا ہے کہ تعلیم و تربیت ایک بہتر معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ایک مکمل معاشرے کی بنیاد تعلیم یافتہ لوگ ہی رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھی تعلیم و تربیت حاصل کریں تاکہ یہ اپنے معاشرے کے لیے ایک کارآمد فرد ثابت ہوں۔ آئیے بیٹا اب جملوں کی وضاحت کی طرف۔ جملہ دیکھیے، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ جب آپ جملے کی وضاحت کریں گے تو وضاحت سے پہلے آپ حوالہ سبق اور مصنف ضرور لکھیں گے۔ آئیے اب اس جملے کی وضاحت کی طرف۔ ڈپٹی نذیر احمد اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اس کی حاکمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے کبھی دکھ اور غم نہیں دیکھے ہوں، کیونکہ خوشی اور غم انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ زندگی دکھ اور سکھ کا امتزاج ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ انسان اگر دکھ اور مصائب کا شکار نہ ہو تو وہ بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے عیش و آرام میں ڈوب کر خدا کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے بیٹا، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ اس میں بھی آپ حوالہ سبق و مصنف لکھیں گے اور پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ جیسے ڈپٹی صاحب کے اس سبق میں موجود یہ جملہ دراصل ایک مثل ہے جس کے معنی ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو لیکن آپ اس سے لا علم ہوں یا سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی نہ دے اور آپ اس کی تلاش میں دور دور جا رہے ہوں۔ جس طرح سلطانہ بیگم کے محلے میں پہلے ہی سے ایک بہترین استانی اصغری کی شکل میں موجود تھی لیکن بیگم صاحبہ اس سے بے خبر تھیں، جس کا بہن کے بتانے پر انہیں علم ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے بیٹا آپ اور جملے کر سکتے ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم مشقی کام دیکھتے ہیں جو صفحہ نمبر 55 اور 56 پر ہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ بیٹا اس میں 1 2 3 4 5 سوالات ہیں۔ ان تمام 5 سوالات کے جواب آپ وضاحت کی روشنی میں کریں گے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے بیٹا، درج ذیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خریدی، سینکڑوں روپے کی، ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی، اربوں روپے کی۔ اس کا صحیح جواب ہے ہزاروں روپے کی۔ بے، شاہ زمانی بیگم اتری پالکی سے، رکشے سے، بگھی سے یا گھوڑے سے۔ بیٹا اس کا صحیح جواب ہے پالکی سے۔ جیم دیکھیے، محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی کامچور، کم عقل، عمر رسیدہ یا پڑھی لکھی۔ بیٹا اس کا صحیح جواب ہے پڑھی لکھی۔ سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی اشرفی، بریانی، کپڑے یا مٹھائی۔ بیٹا اس کا جواب ہے اشرفی۔ دیانت خواب میں بھر لائی نکتیاں، اشرفیاں، کھیر یا روٹیاں۔ بیٹا اس کا صحیح جواب ہے نکتیاں۔ اب آپ سوال نمبر 3 دیکھیے جو صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ درج ذیل کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ اب آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ جب آپ نے سبق کی ریڈنگ کی ہوگی تو آپ ان کالم الف کو بے سے آسانی سے ملا لیں گے، لہٰذا آپ اس سبق کی اچھی طریقے سے ریڈنگ کیجئے اور اس سوال کا جواب اپنی کاپی میں آرام سے تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا، درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف دیکھیں، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ بیٹا ان دونوں جملوں کی وضاحت میں اپنے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں، لہٰذا آپ ان دونوں جملوں کی وضاحت کاپی میں تحریر کریں گے اور اسی طریقے سے 2 سے 3 جملے اور ایک اقتباس آپ اور اپنی کاپی میں کریں گے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل الفاظ اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لٹو ہونا، دریغ نہ کرنا، شستہ، نالاں، قباحت۔ بیٹا ان الفاظ کے معنی میں آپ کو الفاظ معنوں میں بتا چکی ہوں، لہٰذا آپ ان معنوں کی روشنی میں ان کے جملے بنائیے۔
آئیے بیٹا اب آپ تفویض کار سمجھ لیجئے کہ آپ کو کاپی میں کس طرح کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق کا، اس کے بعد الفاظ معینے کریں گے، مرکزی خیال کریں گے، جملوں کی وضاحت کریں گے اور پھر مشقی کام کریں گے اور آخر میں خلاصہ کریں گے۔ بیٹا مرکزی خیال، جملوں کی وضاحت اور خلاصے کے ساتھ آپ سبق کا حوالہ اور مصنف کا حوالہ بھی دیں گے۔ اوکے بیٹا اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔